एवरीवन, आप सभी का हमारे आज के एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हमने जो हायर एजुकेशन सिस्टम की सीरीज शुरू की है, तो आज हम उसका पार्ट सेकंड देखने जा रहे हैं। कल हमने जो बात की थी उसमें हमने मूड डिस्पैच देखा था, जिसमें हमने देखा था कि ये फर्स्ट पॉलिसी आपकी जो हायर एजुकेशन को प्रमोट करती है, और उसने 3 यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश करने की बात की थी, यानी मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। और इनको क्या किया गया था, 1857 में स्थापित किया गया था। हमने मैकोलेज की मिनट देखी थी, जिसने क्या किया है, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया इंडिया में, इसका प्रचार प्रसार किया, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार का इसने सुझाव दिया। और इसने क्या किया, इसने बताया कि आपको किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और एलिमेंट्री एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ क्या है, ये जो आपकी है मैकोलेज मिनट, ये मॉडर्न इंडिया में जो आपके आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये हमने देखा था। इसके बाद एलिफिस्टोन रिपोर्ट हमने देखी थी 1823 की, जिसमें आपने देखा कि ये क्या करती है कि डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर और स्कूल सुपरवाइजर और ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स पर क्या करती है, ध्यान देने के लिए सिफारिश करती है। और सबसे पहला हमने देखा था चार्टर एक्ट, जो 1813 में आया था, और ये भारत में क्या है, ब्रिटिश भारत जो था उस समय का, उसमें वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करने का सिफारिश करती है। और इसके साथ साथ ईसाई मिशनरियों को भारत देश में ईसाई का प्रचार करने की अनुमति देता है। तो ये सब हमने देखे थे आपके फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें। तो वीडियो का उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हंटर कमीशन की। 1882 में आपका हंटर कमीशन आता है, और 1882-1883 में जो ये हंटर कमीशन आता है, ये क्या कहता है, इट एम्फेसाइज दिस सेग्रीगेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। इसने किसको प्रमोट किया, या किसके पृथक्करण पर ये जोर देता है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के पृथक्करण को जोर देता है। यानी हमें अलग अलग करके, यानी प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को अलग अलग करके हमें विकास करना चाहिए दोनों का। तो इन्होंने किस पर जोर दिया कि हमें प्राथमिक जो आपकी शिक्षा है और उच्च शिक्षा है, उन दोनों को अलग अलग विकसित करना चाहिए। दूसरा क्या है, इट प्रपोज द यूनिवर्सिटीज वुड हैव टू मैनेज द एफिलिएटेड कॉलेजेस। और इसने प्रस्ताव दिया कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं और उनसे एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस का जो रख रखाव है या प्रबंधन का जो कार्य है, वो कौन करेगी, यूनिवर्सिटी करेगी। तो ये काम भी किसने बताया, आपका हंटर कमीशन ने बताया। हंटर कमीशन ने 2 चीज़ बताई कि हमें सेग्रीगेशन करना है, किसमें, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में, यानी प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में हमें पृथक्करण करना है। दूसरा इसने क्या दिया कि यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस को, यानी आपके जो विश्वविद्यालय है उनको अपने संबंधित कॉलेजों का प्रबंधन करना होगा। इसके बाद आता है आपका यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902, यानी 1902 में आपका क्या आता है, यूनिवर्सिटी कमीशन आता है। तो लॉर्ड कर्जन वाज द फर्स्ट पर्सन टू अपॉइंट अ कमीशन ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर क्या है, आपका विश्वविद्यालय शिक्षा पर आयोग नियुक्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, आपके लॉर्ड कर्जन थे। ये ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय शिक्षा पर जो आयोग नियुक्त किया गया था उसको नियुक्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, आपके लॉर्ड कर्जन थे। 27 जनवरी 1902 को क्या होता है, को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में की गई थी। यानी क्या है, आपका जो 1904 में विश्वविद्यालय आयोग की जो नियुक्ति की गई थी, सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थितियों और संभावनाओं की जांच करना कि उनकी कैसी स्थिति है और कहाँ पर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जा सकती है, तो उनकी संभावनाओं को जांचना और उनके गठन और कामकाज में सुधार के प्रस्ताव पर विचार करना और रिपोर्ट देना। तो जो आपका यूनिवर्सिटी कमीशन था, उसके 2 काम थे। एक पहला काम क्या था कि आपको ये देखना है कि जो यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की जा चुकी है उनकी स्थिति कैसी है। दूसरा क्या है कि जो ब्रिटिश भारत है उसमें कहाँ कहाँ पर संभावनाएं हैं अदर जो यूनिवर्सिटीज उनको ओपन करने के लिए, तो उनकी जांच करना और कहाँ कहाँ पर क्या है उनके कामकाज को सुधारा जा सकता है, तो सुधारने के लिए प्रस्ताव देना और एक साथ अपनी सारी रिपोर्ट क्या है, प्रस्तुत करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 का। द कमीशन recommended the recognition of university administration, a much more strict and systematic supervision of the colleges by the university, and the imposition of more
एग्जैक्टिंग कंडीशंस ऑफ एफिलिएशन। 1902 का जो ये आयोग आया आपका, इसने क्या कहा, आयोग ने विश्वविद्यालय प्रशासन के पुनर्गठन, विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों की अधिक सख्त और व्यवस्थित निगरानी तथा संबद्धता को अधिक सख्त शर्तें लागू करने की सिफारिश की थी। यानी क्या है कि आपके जो एफिलेटेड कॉलेज है उनका जो प्रबंधन है वो आप सख्ती से लागू करें, सख्ती से उसको चलाएं और अच्छे से उसको व्यवस्थित करें। तो ये इन्होंने सिफारिश की थी आपकी यूनिवर्सिटी कमीशन ने। The Indian University Act of 1904 passed on March 21st was formulated based on their recommendation on the University Commission of 1902। 1902 के क्या है कमीशन के आधार पर क्या है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग द्वारा सिफारिश के आधार पर तैयार किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे तो उसमें आया भी क्वेश्चन कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है वो कब आया था। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है वो 1904 में आया था और 1904 में ये 21 मार्च को क्या है पास किया गया था। और 21 के तर्ज पर पास किया गया था जो आपका इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बना था 1902 में, उसकी सिफारिश पर इसको क्या किया गया था, पारित किया गया था। तो आपको ध्यान रखते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था, 1904 में। इसके बाद आता है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद क्या है, 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा क्या करी गई, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। और जो स्वतंत्रता के बाद क्या है जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुई। यानी क्या है कि जब हम क्या हुआ कि आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब बना, ये आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ उसके बाद आपका क्या बना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई जो आपके स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनके द्वारा। और उसी का ही एक रूप आपको देखने को मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी या फिर जादवपुर विश्वविद्यालय। फिर आता है प्रोपेगेटिंग लर्निंग ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर अलोंग विद मॉडर्न वैल्यूज एंड डेवलपमेंट्स इन इट्स नेशनल लैंग्वेजेस। इसका उद्देश्य क्या था, यानी जादवपुर यूनिवर्सिटी का क्या इसको स्थापित करने या फिर आपके जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इसका मेन मोटिव क्या था, भारतीय परंपराओं और संस्कृति के साथ साथ आधुनिक मूल्यों और विकास को अपनी राष्ट्रीय भाषाओं में प्रसारित करना। यानी जो हिंदू परंपरा है आपकी, भारतीय परंपरा है आपकी, जो आपका यहाँ की संस्कृति है उसको प्रसारित करना और उसके साथ साथ क्या करना, आधुनिक मूल्यों और विकास को अपनी राष्ट्रीय भाषा है जो है हमारी जो लैंग्वेज है नेशनल उसके साथ ही प्रसारित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इसका एक इनिशिएट बहुत अच्छा क्या है, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने किसकी स्थापना की थी, शांति निकेतन की स्थापना की। श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक एक महान शिक्षा केंद्र की स्थापना की। और सतीश मुखर्जी जो हुए हैं इन्होंने किसकी स्थापना की थी, डॉन सोसाइटी की स्थापना की थी। आपको ध्यान रखना है कि डॉन सोसाइटी किसने स्थापित की थी, सतीश मुखर्जी ने। और शांति निकेतन जो है वो किसने स्थापित किया था, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के तहत ही ये क्या है सारे कदम लिए गए थे। भारतीय जो परंपरा है संस्कृति को इसमें प्रमोट किया गया था और स्वदेशी नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया था और जादवपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। अब आता है आपका रिसोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1930। अब इस नीति में सिफारिश क्या की गई थी, प्रत्येक प्रांत के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यानी उस टाइम जो प्रोविंसेस थे हर एक प्रोविंसेस में क्या किया जाएगा, हर एक प्रोविंस में क्या किया जाएगा, एक यूनिवर्सिटी स्थापित की जानी चाहिए। और उसके साथ साथ विश्वविद्यालयों की शिक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी आपको इंक्रीज करना चाहिए कि जो आपकी एक्टिविटीज टीचिंग एक्टिविटीज है यूनिवर्सिटीज है उनमें, और मुस्फिल शहरों में स्थित कॉलेजों को समय के साथ शिक्षण विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। यानी क्या है, आपके जो मुफिसिल टाउन्स हैं या मुफिसिल जो शहर है उनमें जितने भी आपके कॉलेजेस हैं उनको यूनिवर्सिटी के रूप में या शिक्षण विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। तो ये रिसोल्यूशन था एजुकेशन पॉलिसी 1913 का कि हमें क्या करना है, एक एक प्रांत में एक विश्वविद्यालय स्थापित करना है। सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षण गतिविधियों को हमें प्रमोट करना है या मोटिवेट करना है या इंकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है। इसके साथ साथ मुस्तफिल शहर जो है उनमें स्थित जितने भी आपके कॉलेजेस हैं उनको शिक्षण विश्वविद्यालय के रूप में हमें क्या करना है, विकसित करना चाहिए। अब आता है आपका सैडलर कमीशन। 1917 में आपका सैडलर कमीशन आता है। अब सैडलर कमीशन क्या करता है, इट इज़
ऑल्सो पॉपुलर एज कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन किसे कहा जाता है, आपका सैडलर कमीशन को कहा जाता है, जो 1917 में आया था। इट रिकमेंडेड द सेपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन फ्रॉम डिग्री कॉलेजेस and suggested a special selection committee for the selection of university teachers। इसने क्या किया, इंटरमीडिएट जो शिक्षा है उसकी डिग्री कॉलेजों से अलग करने की सिफारिश की, यानी क्या है, जो आपके इंटरमीडिएट जो शिक्षा है उसको कॉलेजेस से अलग कर दिया जाए। दूसरा इसने क्या करा, और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के चयन के लिए क्या किया जाए, एक विशेष चयन समिति का सुझाव दिया कि आपको अगर यूनिवर्सिटीज में क्या करना है, टीचर्स अपॉइंट करने हैं, तो उसके लिए एक अलग से विशेष चयन समिति होनी चाहिए। अब इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिक्यूर्सर टू द 10+2+3 सिस्टम विच वो स्टार्टेड इन इंडिया इन 1975। इसे क्या कहा जाता है, 10+2+3 प्रणाली के अग्रभूत भी माना जाता है, जिसे भारत में 1975 में शुरू किया गया था। जो 10+2+3 का जो प्रणाली है, यानी आपका 10 फिर उसके बाद +2 फिर आपका ग्रेजुएशन 3 साल का, ये जो सिस्टम है इसको क्या किया गया, इस प्रणाली का अग्रभूत का माना गया है आपका सैडलर कमीशन को, और ये भारत में 1975 में लागू किया गया था। अब आता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया सैडलर कमीशन को ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से जाना जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन सजेस्टेड द सेटिंग अप द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। कैबे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। कैबे क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को क्या कहते हैं, कैबे कहते हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड इसको हिंदी में कहा जाता है, नोट कर लीजिए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी आपकी कैबे की। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया था। कैबे वो सेटअप इन 1920 बट was abolished in 1923 ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। कैबे की स्थापना कब होती है, आपकी 1920 में होती है, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इसे 1923 में समाप्त कर दिया जाता है। तो ये 3 साल ही रहता है आपका कैबे, और कैबे क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये क्यों बंद होता है, ये 1920 में इसको स्थापित किया जाता है, लेकिन इसको क्यों क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस उस टाइम आ जाता है, वित्तीय संकट उस टाइम आ जाता है, तो 1923 में इसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 एजुकेशन वाज मेड अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट टू मिनिमाइज द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम। भारत सरकार अधिनियम 1919, ध्यान रखना है, भारत सरकार अधिनियम कौन सा है, 1919 के तहत शिक्षा को एक प्रांतीय विषय बनाया गया था, ताकि शिक्षा प्रणाली में केंद्र सरकार के नियंत्रण को कम से कम किया जा सके। यानी क्या है कि आपका जो एजुकेशन का जो मैटर है वो कौन देखेगा, आपका प्रोविंसेस देखेंगे, ताकि क्या किया जा सके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें क्या करे, कम हस्तक्षेप करे और काफ़ी अच्छे से शिक्षा का क्या हो सके, प्रसार प्रचार हो सके। तो ये थे आपके सैडलर कमीशन और रिसोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। आज हमने बात की यूनिवर्सिटी कमीशन की भी, हंटर कमीशन की भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और भी जो इसके आयोग हैं उनके बारे में। तो हंटर का आयोग एक बार देख लेते हैं क्या है शॉर्ट में। हंटर कमीशन आपका 1882 1883 में आता है, जिसमें हम प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को अलग अलग करके बात करते हैं कि अलग अलग इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम क्या कहते हैं कि जो एफिलेटेड कॉलेज हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, उसी को ही उसका जो यूनिवर्सिटी है उसी को ही उसका प्रबंधन देखना चाहिए। फिर आता है आपका यूनिवर्सिटी कमीशन। तो लॉर्ड कर्जन विश्वविद्यालय शिक्षा पर आयोग नियुक्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी आपका हाई यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर सबसे पहला जो कमीशन है वो बैठाने वाले कौन थे, आपके लॉर्ड कर्जन ही थे। तो इन्होंने काफ़ी सारे क्या है चीज़ें दिया, सुझाव दिया, और इन्होंने क्या बताया कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति पर सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में की गई, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थितियों संभावनाओं की जांच करना, यानी कहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित किए जा सकते हैं और कहाँ पर क्या संभावना है उनको डेवलप करने की, और वो जो अभी तक विश्वविद्यालय स्थापित है उनमें किस तरीके का कामकाज हो रहा है तो उनको उनमें सुधार करना, ये सारा इसका मेन मोटिव था। फिर नेशनल
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आपका आता है। तो ये क्या है, आपका बंगाल के पार्टीशन के बाद आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को स्थापित किया जाता है, किनके द्वारा, आपके स्वदेशी नेशनल लीडर्स के द्वारा, और वो एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं जो क्या है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है। ध्यान रखना है नाम। इसका मेन मोटिव क्या होता है, भारतीय परंपरा और संस्कृति का प्रसार करना और नेशनल लैंग्वेज में उसको डेवलप करना। इसके साथ रविंद्रनाथ टैगोर नेशनल काउंसिल एजुकेशन के टाइम पर ही क्या करते हैं, शांति निकेतन की स्थापना करते हैं, और सतीश मुखर्जी जो है वो डॉन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। फिर आता है रिसोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक प्रांत में हम क्या करेंगे कि विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे, और उसके साथ क्या करेंगे, इन विश्वविद्यालय में शिक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे, और मुस्तफिल जो शहर है उनमें जो कॉलेजेस स्थापित हैं उनका डेवलपमेंट इस तरीके से करेंगे कि शिक्षण के वो जो केंद्र है वो विश्वविद्यालयों का रूप ले सके। फिर आता है आपका सेटलर कमीशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या किया गया था कि इंटरमीडिएट शिक्षा को डिग्री कॉलेज से क्या कर दिया जाए, अलग करने की सिफारिश इसमें की गई थी। और दूसरा क्या कहा गया था कि अगर हमें यूनिवर्सिटीज़ के लिए टीचर्स चाहिए, हमें प्रोफेसर चाहिए, तो उसके लिए एक विशेष चयन समिति होनी चाहिए। और उसके साथ साथ 10+2+3 का जो सिस्टम है वो आपका इसी में दिया गया था, जो 1975 में भारत में लागू हुआ था। आपको ध्यान रखना है ये। इसके साथ साथ जो आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन है या फिर आपका सेटलर कमीशन है, इसने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन या कैबी की स्थापना की थी। और कैबी क्या है, आपका एक सलाहकार बोर्ड था आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन का। ये 1920 में स्थापित किया गया, लेकिन 3 साल बाद ही इसको समाप्त करना पड़ा, क्योंकि उस समय क्या था, भारत में वित्तीय संकट आ चुका था, तो 1923 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक जो हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा हार्टोंग कमेटी और उससे आगे जितने भी आपके कमेटीज़ एंड जितने भी आपके पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ एंड थैंक यू।